Hello everyone, this is Ajay Verma before you and I welcome all of you on our channel Prep IAS. I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स एनसीईआरटीज के मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटीज की सीरीज में हमने ऑलरेडी क्लास 9 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हमने पढ़ा है और कुछ बेसिक आइडियाज के बारे में हमें पता चला है। जैसे हमने देखा है कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, साथ ही साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज को कैसे एनहांस किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ हमने सोसाइटी के सामने पावर्टी और फूड सिक्योरिटी जो कि दो चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ में बेसिक सोशल इश्यूज भी है, इनके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की है। अब बच्चों, एनसीईआरटीज प्रोग्रेसिव होती हैं, धीरे धीरे क्लास बाय क्लास आपको थोड़ा एडिशनल नॉलेज चीजों के बारे में पता चलता है, लेकिन याद रखिए कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं रिपीटेशंस होते रहता है। तो ये सारी चीजें आप आगे जाकर और भी पढ़ने वाले हैं और इसी तरह से आज का भी हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 हम कवर करेंगे क्लास 10 का, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब आप लोगों ने अभी तक कुछ वर्ड सुने होंगे और शायद उनके मीनिंग में आपको डिफरेंस भी नहीं पता होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जिसे हिंदी में हम समृद्धि कहते हैं। सेकंड नंबर पर प्रोग्रेस जिसे हम प्रगति कहते हैं और थर्ड नंबर पे वो वर्ड जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में आप विकास के नाम से जानते हो। तो बच्चों, जनरली लोग सोचते हैं कि सब ठीक है, सेम ही तो है सब कुछ, कुछ अच्छा करने की बात हो रही है, लेकिन कुछ बेसिक से डिफरेंसेस होते हैं और ह्यूमन साइड जो होती है वो डेवलपमेंट में आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इनके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, जो अचीव करना चाहते हैं लोग, या जो विकास वो हासिल करना चाहते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। साथ ही साथ में उस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो रास्ते हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो भी अलग हो सकती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन का जो डेवलपमेंट का गोल है, शायद दूसरा पर्सन उसको नहीं चाहता है, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ में दुनिया भर में आज डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जनरली हम सबसे पहले इनकम लेवल की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो अपनी सारी नेसेसिटीज या सारे गोल्स जो उसने डेवलपमेंट के बना रखे हैं उसको अचीव करने में हेल्प मिलती है। लेकिन इनकम के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डेवलपमेंट को पूरा करती है, और हो सकता है इनकम ज्यादा होने के बाद भी वो सारी चीजें मिस हो। और इसीलिए हम आज बहुत सारे इंडेक्सेस के बारे में, बार बार रिपोर्ट्स इंडेक्सेस के बारे में पढ़ते रहते हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है और कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों को लेकर कंट्री वाइड, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर इवेल्युएशन चलते रहता है कि किसने कहा कौन से गोल्स अचीव कर लिए हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ या समृद्धि, याद रखिए ये केवल और केवल एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना होता है। क्वांटिटेटिव फिनोमिना मतलब कोई ये मात्रात्मक वस्तु, मात्रात्मक चीज है। मात्रा, क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, 10, 100, 1000, 50, बढ़ना घटना, ये सब मात्राएं होती है, मात्रा से संबंधित चीजें हैं। ग्रोथ बच्चों हमेशा मात्रा से संबंधित होती है। याद रखिए मात्रा बढ़ भी सकती है और इसमें कमी भी आ सकती है। अ क्वांटिटी कैन इंक्रीज एज वेल एज इट कैन रिड्यूस। सो ग्रोथ दोनों तरह की हो सकती है। ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज ग्रोथ कैन बी नेगेटिव। ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही हो सकती है। जैसे अगर आप 100 रुपए कमा रहे थे, लेकिन अब आप 120 रुपए, 120 रुपीज कमाने लगे हैं, तो यहाँ पर 20% इंक्रीज हो गया है आपकी अर्निंग्स में, और ये पॉजिटिव है, बढ़ गई है क्वांटिटी ऑफ योर अर्निंग। दूसरी तरफ आप 100 रुपए कमा रहे थे, लेकिन अब आप 80 रुपीज कमा रहे हो। 20 रुपीज यहाँ पर, या 20% आप कह सकते हो, रिडक्शन हो गया है। दोनों ही केसेस में ग्रोथ हुई है, एक जगह पॉजिटिव ग्रोथ, दूसरी तरफ नेगेटिव ग्रोथ।
जैसे आपने कोविड के टाइम पर सुना था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम हो गई है, आपने -29% के बारे में भी सुना होगा। तो अल्टीमेटली उस माइनस को, कमी को भी हमने ग्रोथ में इंक्लूड किया है। इसका मतलब ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और याद रखिए ये केवल और केवल क्वांटिटेटिव फिनोमेना है, क्वालिटी के बारे में ये बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जैसे अगर आप 100 रुपए कमाते थे तब आप बहुत हैप्पी थे, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे थे। अब आपने 120 रुपीज कमाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब आपके पास अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आप बहुत परेशान हो जाते हो आप जो भी काम करते हो उसमें। तो यहाँ पर ग्रोथ तो हुई है, लेकिन ये केवल और केवल क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में बता रहा है। उस ग्रोथ को हासिल करने में आप कितने परेशान हो, खुश हो, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, क्वालिटी जो होती है, जो हम कह सकते हैं गुणात्मक चीज होती है, उसके बारे में ये आइडिया हमें नहीं देता है। चलिए आगे हम देखते हैं प्रोग्रेस या प्रगति के बारे में। अब बच्चों प्रोग्रेस दो चीजों से बनती है, याद रखिए। इसमें हमेशा ही अपवर्ड मूवमेंट होता है, ये केवल और केवल आगे बढ़ने के बारे में है। और आगे कहां पर बढ़ते हो आप, तो आपका एक ऑलरेडी डिजायर्ड गोल होता है, उस डिजायर्ड गोल की तरफ मूवमेंट आपका होता है, जिसे हम प्रोग्रेस के नाम से जानते हैं। प्रोग्रेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। प्रोग्रेस हमेशा एक आपने पहले लक्ष्य डिसाइड कर रखा है और उस तक पहुंचने के लिए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, डिजायर्ड गोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, जिसे हम प्रोग्रेस के नाम से जानते हैं। आपने सोचा था कि एक बिल्डिंग बननी चाहिए अगले 6 महीने के अंतर्गत, और इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना काम हो रहा है, काम कितना आगे बढ़ रहा है, दैट इज प्रोग्रेस। आपके लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में 60% आए थे, अब आप चाहते हैं कि मेरे 80% आए, तो आप उस तरफ कैसे आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे, ये प्रोग्रेस है। अगर 60% की जगह 50% आ गए तो ये प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ पर प्रोग्रेस का कोई रेलेवेंस नहीं होगा। प्रोग्रेस, प्रगति हमेशा ही पॉजिटिव होगी, हमेशा आगे बढ़ता हुआ एक डिजायर्ड गोल की तरफ आपको एक डायरेक्शन हमेशा यहाँ पर रहता है। इसका हमेशा अपवर्ड मूवमेंट और एक डायरेक्शनैलिटी दिखती है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में हम आगे पहुंचना चाहते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट दोनों चीजों से बना है। डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव फिनोमेना भी है और इसके साथ ही साथ में क्वालिटेटिव फिनोमेना भी है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। जैसे आप देखते हैं, आप पहले 100 रुपीज अर्न कर रहे थे, राइट। 100 रुपीज जब आप अर्न कर रहे थे, तब आप और आपकी वाइफ, ऐसा मान लेते हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं, मेन एंड वुमेन दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों अपने काम से हैप्पी हैं, ठीक है। अब 100 की जगह अगर 120 रुपीज अर्न कर रहे हैं, लेकिन विमेन जो है अब वो काम पर नहीं जा पा रही है, हस्बैंड ने उसे काम पर जाने से मना कर दिया, तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पर ग्रोथ तो हुई है, लेकिन क्वालिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। अगर हैप्पी है लोग 120 रुपीज अर्न करके, मैन वुमेन दोनों का पार्टिसिपेशन उसमें हुआ है, तब जाकर हम उसे डेवलपमेंट कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के इंक्रीज होने से डेवलपमेंट को नहीं नापा जा सकता है, इसमें बहुत सारे क्वालिटेटिव फिनोमेनाज भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारी नेशनल इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अगर ये नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर से ही आएगी, एग्रीकल्चर के हालात बहुत खराब रहेंगे, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है। आपके लिए डेवलपमेंट के छोटे गोल कुछ और हो सकते हैं। आप में से कोई शायद सोच रहा हो कि मैं पढ़ लिख कर इतना अच्छा हो जाऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये आपका एक डेवलपमेंट का गोल है। मेरा गोल शायद कुछ और है कि मैं पढ़ाते हुए काफी सारे बच्चों को सक्सेसफुली गाइड कर दूं, थोड़ा पैसा भी कमा लूं और अपना एक बड़ा सा प्रॉपर्टी एम्पायर बना लूं। दैट इज डेवलपमेंट फॉर मी, राइट। ऐसे आप सभी के डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं। और जब हम हमारे पूरे देश की बात करते हैं,
तो ये कंट्री के कुछ कॉमन कलेक्टिव गोल्स होते हैं। सबके इंडिविजुअल गोल्स तो इंडिविजुअल को ही पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारी कंट्री के कलेक्टिव रूप से भी कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबके लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होती है, सभी के लिए हमें ग्रोथ को लेकर आना है। जैसे अगर इनकम बढ़ रही है तो ऐसा नहीं हो कि कुछ ही लोगों की इनकम बढ़ रही हो और कुछ की इनकम कम हो रही हो। आप देखते हैं हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उस ग्रोथ की क्वालिटी की हम बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर सभी की इनकम बढ़ेगी, सभी लोग खुश होंगे, तब वहां पर ग्रोथ होगी। कुछ देशों में आपने देखा है वहां पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, काफी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन महिलाओं को उतने अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, महिलाओं को पुरुषों के द्वारा अगर सप्रेस किया जा रहा है तो वहां पर डेवलपमेंट नहीं है। राइट, हम यहाँ एक पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे बच्चों। पर अभी के लिए आप याद रखिए, डेवलपमेंट दोनों फिनोमिना से बना है, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक एज वेल एज क्वालिटेटिव गुणात्मक। ये किसी चीज के गुण के बारे में भी बात करता है। सैड हो या हैप्पी हो, अच्छे हो या बुरे हो, ये क्या है? ये गुण है, क्वालिटी है। और क्वांटिटी क्या होती है? 100 रुपए कमा रहे थे, 120 रुपए कमा रहे हो, ये क्वांटिटी है। तो इन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए डेवलपमेंट के बारे में देखा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर के साथ में। सबसे पहले एक कॉमन पार्लेंस में हम देखेंगे डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अब बच्चों, आपको सभी को पता है कि कौन सी ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो आप उम्मीद करते हो कि आपको मिलनी चाहिए। आप सभी सोचते हो इंडिविजुअल लेवल पर कि यार हमारी लाइफ और अच्छी होनी चाहिए। आज अगर हम स्टूडेंट हैं, कुछ लोग यूपीएससी करके ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा। कुछ लोग एक दो अटेम्प्ट के बाद शायद ये भी सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई बड़ा बिजनेस करना है। आप में से कोई ना कोई शायद एंटरप्रेन्योर जर्नी भी ज्वाइन कर सकता है। तो आप सभी अच्छा करना चाहते हैं, साथ ही साथ में आप सभी अच्छा करना चाहते हो, लेकिन सबको साथ में अच्छा करना है, कहीं अकेले तो रह नहीं पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि इस देश से अलग अपना एक एरिया डिसाइड कर लोगे, यहाँ पे सिर्फ मेरा अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। राइट, तो बहुत सारे हमारे गोल्स हैं, काफी सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पर, होम लेवल पर, सिटी लेवल पर, पूरी कंट्री लेवल पर हम लोग अचीव करना चाहते हैं। और यही सारे गोल्स जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ ग्रोथ लेकिन साथ ही साथ में क्वालिटी इंप्रूव करते हैं हमारी लाइफ को, उन सभी को हम डेवलपमेंट के अंतर्गत देखते हैं। तो बच्चों, डेवलपमेंट में इन सभी चीजों के बारे में क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं कि हम हमारे लिए क्या अच्छा चाहते हैं, उसे किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। और साथ ही साथ में बहुत सारे जो इश्यूज आपके सामने होते हैं, जैसे अभी अभी हमने बात की थी पॉवर्टी के बारे में, फूड इनसिक्योरिटी के बारे में। तो अगर हम इन्हें भी सॉल्व कर पाए, हमारी कंडीशंस को हम अच्छा कर पाए, तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट है। अब बच्चों, डेवलपमेंट की डेफिनेशन, डेवलपमेंट को लेकर सभी का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। किसी व्यक्ति का कुछ अलग गोल होगा, किसी व्यक्ति का कुछ डिफरेंट, उससे डिफरेंट गोल होगा डेवलपमेंट को लेकर। आप विकास करवाना चाहते हो, कोई अगर बहुत पुअर एकदम रिमोट विलेज में रह रहा है, तो सारे के सारे उस विलेज के लोगों की ये इच्छा होगी कि हमारे यहाँ पर केवल एक रोड बन जाए जिससे हम लोग शहर आसानी से पहुंच पाए। हमारे यहाँ पर केवल एक छोटा सा हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया जाए जिससे हमें बहुत दूर शहर ना जाना पड़े। हमारे यहाँ पर एक स्कूल बन जाए जिससे हमारे यहाँ बच्चे गांव में ही स्कूल जा सके, उन्हें नदी नाले पार करते हुए कहीं और न जाना पड़े। उस बहुत छोटे से गांव के लिए ये सभी गोल्स हैं जो डेवलपमेंट गोल्स हैं। अगर वो वोट देंगे किसी नेता को तो वो इन आधार पर देंगे। दूसरी तरफ अगर आप मुंबई, दिल्ली, बड़े शहर रह रहे हो, वहां आप ऑलरेडी ये सब सारी चीजें बहुत अवेलेबल हैं। वहां आप क्या चाहते हो? इतनी सारे कार्स हो गई हैं कि अब वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं। आप चाहते हो ट्रैफिक सिस्टम सुधारा जाए, आप चाहते हो एनवायरमेंट जो है उसे पोल्यूशन फ्री किया जाए, क्लीन एनवायरमेंट आपको सभी को मिल सके। साथ ही साथ में
ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑलरेडी आपके पास में है, लेकिन आप हो सकता है और भी फास्टर मीन्स चाहते हो सकता है आप कोई बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री और भी सेट करवाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी एक इंडस्ट्री आपके शहर में है लेकिन उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप चाहते हो कि वो इंडस्ट्री कहीं दूर चली जाए। ये भी आपके लिए डेवलपमेंट का गोल हो सकता है। छोटे छोटे गांव के लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री खुले, हमारी जमीनें खरीदी जाएं, हमारे घर के लोगों को जॉब मिले, हमारे यहाँ थोड़ा शहरीकरण हो। और बहुत बड़े शहर में अगर इंडस्ट्री कहीं बीच में है तो उसे लोग वहां से बाहर हटाना चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री को बंद कर दीजिए। ये हमारे लिए डेवलपमेंट का गोल हो सकता है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग गोल्स हो सकते हैं बच्चों डेवलपमेंट के। इसीलिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई गई है जिसको हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है। सबसे पहले बात की गई है लैंडलेस रूरल लेबरर्स के बारे में। अभी तक इन लोगों के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है। पावर्टी में जब हमने पढ़ा तो इनके बारे में देखा, पालमपुर विलेज में हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ में ये फूड इनसिक्योर भी होते हैं, ये भी हमने जाना। ऐसे छोटे मोटे गांव में रहने वाले लोग जिनके पास अपना खुद का कोई भी लैंड नहीं है, कभी उनके पास में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी वो लोग फेस करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, उनके लिए विकास क्या है? उनके लिए विकास मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ज्यादा दिन तक उन्हें सैलरी मिले, ज्यादा दिन उन्हें काम करने को मिले, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, एक गांव में लोकल स्कूल हो जो क्वालिटी एजुकेशन दे सके उनके बच्चों को, शहर ना भेजना पड़े, इतने पैसे नहीं है जिससे वो शहर भेज पाए, तो इसीलिए वो स्कूल भेजते ही नहीं है, एजुकेशन दिलवा ही नहीं पाते हैं, राइट। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए सोसाइटी में, उन्हें सभी लोग इक्वल तरीके से सम्मान दें, अमीर गरीब का जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है वो नहीं हो। और साथ ही साथ में गांव में केवल कोई बड़े किसान जो हमेशा नेता सरपंच बनते हैं या पंच बनते हैं, कभी इन लैंडलेस रूरल लेबर को भी वो काम करने दिया जाए, उन्हें भी लीडरशिप में जगह दी जाए। अगर ये सब मिल जाता है तो उनके हिसाब से हैप्पीली क्वालिटी के साथ उनका डेवलपमेंट गोल पूरा हो जाएगा, राइट। दूसरी तरफ अगर हम एक प्रॉस्पेरस फार्मर की बात करें पंजाब में, ये फार्मर बहुत बड़े लेवल पर खेती कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली की इनकम और ज्यादा बढ़े, प्रोडक्शन हम बहुत कर रहे हैं, कभी कभी जरूरत से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें अश्योरेंस दे कि जितना भी प्रोडक्शन हम करेंगे वो एमएसपी पे परचेज हो और एमएसपी भी बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारी इनकम बढ़े। वो चाहेंगे कि हमारे शहर या गांव के आसपास में एक बहुत बड़े वेयर हाउस गवर्नमेंट की तरफ से बनाने के लिए सब्सिडी दी जाए, जिससे हमारा अनाज वहां पर रखा जा सके। साथ ही साथ में वो ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि एग्रीकल्चरल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई योजना उनके एरिया के लिए आ जाए। वो ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीप लेबर उन्हें मिले। वो ये चाहेंगे कि और ज्यादा लैंडलेस रूरल लेबर हो। लैंडलेस लेबर अपने आप में नहीं चाहते हैं कि उन्हें वो काम करना पड़े, लेकिन जो प्रॉस्पेरस फार्मर है वो तो सोच रहा है और ज्यादा ऐसे लोग मिल जाएं, चीप लेबर मिल जाए तो हमारा काम आसानी से होगा, हमारी इनकम ज्यादा से ज्यादा रहेगी। और साथ ही साथ में वो ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ हम अब्रॉड शिफ्ट हो सके, अगर शिफ्ट नहीं हो तो कम से कम हमारे बच्चे तो जा सके। ये एक बड़े किसान का डेवलपमेंट का गोल होगा। फिर देखते हैं फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे किसान जो केवल और केवल मॉनसून या बारिश पर डिपेंडेंट होते हैं, ये क्या चाहेंगे आप सोचिए। तो ये चाहेंगे कि इनके एरियाज में इरिगेशन या सिंचाई की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं की जाए, साथ ही साथ में इनको इस तरीके के सीड्स वगैरह मिले जिसमें रेन का या फिर हो सकता है वाटर कंजम्पशन जो है वो कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके कम वाटर को यूज करते हुए भी। गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनके एरियाज में कैनल्स बना दी जाती है, ट्यूबवेल्स लगा दिए जाते हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट अचीव हो जाएगा। आगे देखते हैं अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। एक गांव में लैंड ओनर्स की फैमिली है, बड़े किसान हैं। वुमेन की क्या कंडीशन होगी? उस वुमेन को कभी एजुकेशन नहीं दिलवाया गया हो, ऐसा हो सकता है। उसे केवल घर के काम करने के लिए बोला जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। घूंघट वाली प्रथा भी आपने देखी होगी। अगर ये सब हट जाए,
उसे एजुकेशन लेने दिया जाए, अगर उसे शहर में अपने हिसाब से या फिर किसानी से अलग हटके खुद के बेसिस पर कुछ काम करने दिया जाए, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा, उस विमेन के लिए। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन एरियाज में आपने देखा है मेनली अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, एजुकेशनल। एजुकेटेड लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है, उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, उतने ज्यादा बिजनेस नहीं है। अगर ये जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई ना कोई कंपनी खुल जाए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो जाए, या फिर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जिससे हमें जॉब मिल सके। जैसे आपने स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा के बारे में सुन रखा होगा, तो ये सब वो शायद अगर इनके फायदे ले पाए तो उनके लिए वो चीज डेवलपमेंट हो जाएगी। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक शहरी परिवार में, एक रिच शहरी परिवार में कोई लड़का है, तो इस बच्चे के लिए क्या होगा डेवलपमेंट? इस बच्चे के लिए यही होगा कि मुझे फॉरेन भेज दिया जाए पढ़ाई करने के लिए, या फिर पेरेंट्स मुझसे बिना पूछे मुझे, मैं जितना चाहूँ उतना पार्टी करने दें, एक महंगी सी कार मुझे दिलवा दें और सबसे महंगे वाले स्कूल या कॉलेज में भेज दें, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। शायद वो लेटेस्ट वाला गेम खरीदना चाहता हो, PS5, शायद वो सबसे महंगे जूते खरीदना चाहता हो लोगों को दिखाने के लिए। अगर ये सब मिल जाए तो वो हैप्पीली उसका हो जाएगा कि हाँ, यही मेरे लिए डेवलपमेंट है, और वो अपने मम्मी पापा को इस बेसिस पर वोट दे देगा। चलिए, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। रियलिटी आज भी है कि ये होता है, चाहे हम रूरल एरिया की बात करें या अर्बन की, चाहे गरीब परिवार की बात करें या रिच फैमिली की। जनरली बॉयज को प्रेफरेंस दिया जाता है, बॉयज को डोमिनेशन दिया जाता है, और गर्ल्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सप्रेस होना पड़ता है। तो ये गर्ल इमेजिन करेगी कि उसको अपने भाई के जैसी फ्रीडम मिले, वो भी पार्टी में जब चाहे तब जा पाए, बार बार लोग उससे जाने से पहले पूछे नहीं कि कहाँ जा रही हो, उसे किसी के साथ में जाने के लिए ना बोले, और साथ ही साथ में वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है अपने खुद से वो डिसाइड कर सके। यहाँ पर शादी की बात भी आती है कि अगर उसकी जिससे इच्छा हो वो शादी करे, ना कि अपने पेरेंट्स या फिर अपने भाई के डिसीजन के बेसिस पर, और जो भी वो स्टडीज करना चाहती हो अब्रॉड में जाके वो परस्यू कर सके। फैमिलीज ये सोचती हैं, कभी कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी होता है, लेकिन फैमिली सिक्योरिटी को लेकर भी वरिड हो सकती है कि बच्ची अकेली कहाँ जाएगी, इसे रहने देते हैं, जमाना खराब है। लेकिन अल्टीमेटली आप उसकी इच्छा अगर उसे पूरी नहीं करने दे रहे हो, वो उसका गोल पूरा नहीं कर रही है, तो उसका विकास नहीं होगा। तो ये सब चीजें अगर उसे मिल जाती है तो उसके लिए वो विकास होगा। उसे कोई मतलब नहीं है ज्यादा दिन काम करने से, या फिर हाई फैमिली इनकम से, या इरिगेशन से, या फिर कंपनीज या इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट से। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो। अगला और लास्ट है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अब बच्चों पॉलिटी की बुक में आपने तवा मत्स्य संघ के बारे में सुन रखा होगा। तवा मत्स्य संघ ने फाइट की थी किस लिए? क्योंकि जो तवा बेल्ट के वो हुआ करते थे फिशरमैन, डैम बनने की वजह से उनके फिशिंग राइट्स छीन लिए गए, मछली उनका जो पकड़ने का अधिकार था वो खत्म कर दिया। अब अगर कोई ट्राइबल है, नर्मदा वैली एरिया में रह रहा है, तो इस ट्राइबल की बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं होगी कि मेरे यहाँ पर कंपनी या इंडस्ट्री आए। वो चाहता है कि गवर्नमेंट उसके यहाँ जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट को वहीं के वहीं रहने दे, फॉरेस्ट को नहीं काटा जाए एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल पर्पज से। जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं, जिसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम कहते हैं, गोंद हो सकता है, हनी हो सकता है, वैक्स हो सकता है, ये चीजें उन्हें कलेक्ट करनी जाए। साथ ही साथ में उनके जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको फ्रीली फॉरेस्ट में उनको खाने दिया जाए, उसकी फ्रीडम उन्हें मिले। तो ये सब उसके लिए गोल हो सकते हैं। ना तो उसे स्कूल से ज्यादा कोई लगाव है, ना ही इरिगेशन से, ना किसी कंपनी इंडस्ट्री फॉरेन टूर से, और ना ही अपनी कोई बहुत बड़ी लाइफ एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। तो बच्चों आप किस कंडीशन में हो, आपकी एज क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इनके बेसिस पर डिसाइड करते हो कि आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या आपके डेवलपमेंटल गोल्स हैं। और जब आपको आपके वाले एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग चीजें मिलती है तभी वो आपके लिए डेवलपमेंट गोल होता है। अगर किसी और के बेसिस पर वो दे दिया जाए तो आपके लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं है। ट्राइबल के एरियाज में आप उनको बोलो कि आपके जहां पर घर है बस वो एरिया हम रहने देंगे, बाकी पूरा फॉरेस्ट हम काट देते हैं,
और यहाँ पर एक बढ़िया पावर प्लांट बना देते हैं, तो उन बेचारों को उससे कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वो नेगेटिव होगा, उन्हें हो सकता है वो एरिया छोड़कर कहीं और जाना पड़े। तो आप किसी और का डेवलपमेंट किसी और को नहीं सौंप सकते हो, और कभी-कभी किसी का जो डिजायर्ड एस्पिरेशंस है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो चाहता है कि खूब सारी इंडस्ट्रीज और भी खुले, कंपनीज और भी खुले, जिससे जॉब मिल सके। लेकिन ये कंपनीज और इंडस्ट्रीज कहाँ पर खुलती है? फॉरेस्ट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में। तो ये ट्राइबल्स के लिए नेगेटिव होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति जो रहेंगे, वो चाहेंगे कि हमें खूब सारी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिले, खूब सारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होगा? आप उसके लिए डैम बनाओगे। डैम अगर बनाओगे, काफी सारा पानी रोक दोगे, और फिर उसके लिए बहुत सारे ट्राइबल लोगों को हमें उनके गांव से हटाना पड़ेगा, उनको कहीं और पर विस्थापित या रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। तो आपको इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की गई है कि डिफरेंट लोगों के लिए विकास के लक्ष्य, डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। कभी कभी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, और रियल मायने में डेवलपमेंट तभी है जब जिसने जो एस्पायर किया था उसी के अकॉर्डिंग उसे मिला हो, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग उसे मिल गया हो। चलिए, अब बच्चों, हमने ये जानने की कोशिश की है, ऊपर जिनके बारे में हमने पढ़ा, क्या उन सभी के सेम नोशन है डेवलपमेंट या प्रोग्रेस को लेकर? क्या सभी को सेम चीजें चाहिए? नहीं। आपने देखा है, नहीं, उनके डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए, और वो लोग उन्हीं चीजों को सबसे पहले प्रायोरिटी गोल के रूप में रखते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई छोटे से विलेज में रह रहा है, उसे हो सकता है मूवी देखने का भी मन करता हो, लेकिन सबसे पहले वो स्कूल, रोड, हॉस्पिटल बनवाना चाहता है। ये नहीं कि सबसे पहले वो बोले कि हमारे यहाँ पर एक मूवी थिएटर आप लोग बना दीजिए, हमारा डेवलपमेंट हो गया, राइट? ऐसा नहीं होता है। हो सकता है इसकी भी इच्छा हो, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा डिसाइड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कोई भी पर्सन सबसे पहले रखता है, और यही डिफरेंट तरीके से सभी के लिए डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ पर चीजें डिफरेंट होती है, और कभी कभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाने या फिर फॉरेस्ट के एरिया से लोगों को रिहेबिलिटेट करने का एग्जाम्पल बताया है। यहाँ पर आपको ये बुक में भी पढ़ने को मिलता है। तो बच्चों, इतनी सारी चीजें समझने के बाद में आपको दो चीजें क्लियर है। पहला है कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ में ये भी हमने देखा कि किसी एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, बल्कि उल्टा वो नेगेटिव हो जाए। जैसे इंडस्ट्री वालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी डैम के थ्रू जनरेट होना, उन्हें लगेगा कि डेवलपमेंट है, लेकिन जो लोग उस रिवर के आसपास एरियाज में रह रहे हैं, उनके लिए ये नेगेटिव है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। बच्चों, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप इंटरनल सिक्योरिटी में जिसे पढ़ते भी हैं, आपने सभी ने सुन रखा होगा नक्सलिज्म के बारे में, नक्सलवाद के बारे में। ये नक्सलाइट्स कौन है? क्या ये कहीं और से आए हुए टेररिस्ट है? नहीं, ये हमारे ही देश में रहने वाले लोग हैं, और आज हम लोग शहरों में बाद में पहुंचे हैं। अच्छे अच्छे कपड़े, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन वगैरह हमने सबने बाद में देखी है। अल्टीमेटली तो शायद हम सब भी पहले कहीं ना कहीं बहुत छोटे मोटे लेवल पर ट्राइबल एरियाज में या फिर कहीं रह रहे होंगे। तो ये कौन है? नक्सलाइट्स कौन है? ये किसको यूज करते हुए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है, वो डेवलपमेंट जो उनके अकॉर्डिंग नेगेटिव है। जनरली ये ट्राइबल एरियाज के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्राइबल एरियाज के लोग बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, उनके जो फॉरेस्ट है वो उसी में रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, वहां पर माइनिंग इंडस्ट्री सेटअप के लिए फॉरेस्ट की कटाई ना करे, उन लोगों को रिहेबिलिटेट ना करें। तो गवर्नमेंट के बाकी लोगों को देखते हुए डेवलपमेंट के गोल अलग हैं, लेकिन नक्सलाइट्स लोगों के लिए वो नेगेटिव हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपको दिखते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जो हर जगह हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कुछ पुरुष ऐसा सोच रहे हो कि हमारे यहाँ पर और भी वाइन शॉप्स खुल जाए सिटी में,
तो हम हैप्पीली रहेंगे, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी हमारी लाइफ की। लेकिन दूसरी तरफ शायद विमेन ये सोच रही हो कि नहीं, जितनी वाइन शॉप है उन वाइन शॉप को बंद करवा दिया जाए तो हमारे घरों पे थोड़ी शांति होगी। पॉलिटी में आपने विमेन मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, एंटी अरक मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश का था, आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। तो ये दो चीजें आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, और कभी कभी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। एक जो किसी और का गोल है डेवलपमेंट का, वो दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है। चलिए, जैसे यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है बच्चों, ये कार में चलते हुए अंकल ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो पुअर कोई झोपड़ी में रह रहे हैं, इनको यहाँ से हटा दिया जाए, हमारी सिटी और क्लीन दिखेगी, रिच दिखेगी। लेकिन इनको बेचारे को अगर आप हटाओगे तो वो जाएंगे कहाँ? तो अंकल के हिसाब से जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, इनके लिए वो नेगेटिव है, इन पर उसके नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, जनरली इनकम को एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसी के भी एस्पिरेशंस में। अल्टीमेटली आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई शायद इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेस अच्छा चलाना चाहता है, कोई फार्मर ज्यादा अच्छी फार्मिंग करना चाहता है। ये सब किधर जा रहे हैं? आखिरी में ये सब क्या सोच रहे हैं? आखिरी में सभी ये सोच रहे हैं कि कैसे भी हमारा जो भी काम होगा उसके बेसिस पर हमें जो इनकम मिलेगी वो इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। आप लोग शायद, आप में से कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भी आईएएस या आईआरएस में जाना चाहते हो, इनकम लेना चाहते हो। इतनी सारी रिस्क लेकर लोग नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मुश्किल एग्जाम है। अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो रशिया जा रहे हैं, एमसीआई का एग्जाम दे रहे हैं। क्यों? खूब सारा पैसा मिलेगा डॉक्टर बन के। बिजनेस करना चाहते हैं, खूब सारा पैसा मिलेगा, उतना शायद जॉब में नहीं मिलेगा। फार्मर बड़े से बड़ा फार्म चाहता है, खूब सारा पैसा मिलेगा। तो आपकी सारी जो भी नेसेसिटीज हैं, मोस्ट ऑफ द नेसेसिटीज को ज्यादा इनकम पूरा करती है, ये तो आप भी मानते ही हैं। तो बच्चों, इनकम तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, लेकिन साथ ही साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं। जैसे लोग चाहते हैं कि उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, अभी हमने टेबल में देखने की कोशिश की। फार्मर को डिसेंट प्राइस मिले, एमएसपी को और ज्यादा बढ़ाया जाए। साथ ही साथ में अल्टीमेटली जो भी, अगर कोई विमेन एजुकेशन लेना चाहती है, कोई जॉब लेना चाहता है, तो ये सब किस लिए? क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो इनकम या तो जीरो है वो बढ़ जाए, या अगर बढ़ी हुई है तो वो और ज्यादा बढ़ जाए। कभी ऐसा मुश्किल ही कोई पर्सन होगा जिसका वो पॉइंट आ गया हो कि नहीं, ये जो इनकम है इससे ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा, राइट? लेकिन आपकी इनकम को कहीं बढ़ा दिया जाए, और आप पहले हो सकता है 10,000 रुपए में जॉब कर रहे थे, लेकिन आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता था, आपको फ्रीडम थी, आपको फैमिली के लिए टाइम मिलता था। अब आपकी इनकम जो है वो 20,000 हो गई है, लेकिन आपके साथ में बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है, बॉस आपको गाली देते हैं, आपको 15-16 आवर्स तक काम करवाते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, नेपोटिज्म है, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो क्या आप वहां पर सेटिस्फाइड रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जनरली सभी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चों, इनकम के साथ दूसरी चीजें भी होती है। कभी कभी लोग लाखों की सैलरी छोड़कर यूपीएससी का एग्जाम देने आते हैं। कभी कभी लोग लाखों करोड़ों की सैलरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इनकम के अलावा कुछ और चीजें चाहिए। वो क्या चाहिए? सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो सकता है, इक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है, फ्रीडम चाहिए उन्हें, सिक्योरिटी चाहिए, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट हो, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी हो, किसी के अंदर दबकर काम ना करना पड़े। ये सारी चीजें और भी होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अदर गोल्स भी होते हैं। तो बच्चों, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। तो पैसा और इससे खरीदी जाने वाली जो चीजें हैं, वो तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही जिससे हमारा जीवन चलता है। जैसे कि अभी अभी हमने जॉब, बिजनेस, यूपीएससी में आने की बात करी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी नॉन मटेरियल चीजें भी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, और आप ये सब भी अचीव करना चाहते हो। आपके डेवलपमेंट के गोल्स में ये सारी चीजें भी आती है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, चलिए
तो बच्चों कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो इनकम के अलावा आप क्या चाहते हो, आप अपनी फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी चाहते हो। अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा हो, ऐसा नहीं हो बहुत सारे नेगेटिव लोग हो, जॉब पे जाते हैं कोई बात करता ही नहीं है, काम करके आ जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। साथ ही साथ में आपको लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिले, थोड़ा जॉब चैलेंजिंग होना चाहिए। तो ये सब सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनकी आप डिजायर करते हो। और कभी कभी अगर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा इनकम भी मिलती है लेकिन ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, तो हो सकता है तब भी आप रेडी हो जाओगे अब उस इनकम को जाने देने के लिए। हो सकता है आप ऐसा सोच लो कि नहीं, हमें ये इनकम नहीं चाहिए, हम कम इनकम में भी काम कर लेंगे, लेकिन जो अदर नॉन मटेरियल चीजें हैं वो आपको मिलनी चाहिए, राइट। जैसे इन सब चीजों के बारे में, सेटिस्फेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो डेवलपमेंट हमेशा बहुत सारी चीजों से बना होगा, इस बात को आपको समझाने की कोशिश की गई है। केवल अच्छे अच्छे जॉब मिल जाएं जिनमें केवल ज्यादा ज्यादा पैसा मिल रहा हो तो उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके साथ ही साथ में मेंटल सेटिस्फेक्शन आप चाहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी आप चाहते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर मिले आपको रहने के लिए। एक तरफ आप सोचते हैं कि इंडस्ट्रीज बने जिससे हमारा बिजनेस बढ़े, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि गार्डन भी बनाए जाएं, ट्रीज भी बनाए जाएं, एस्थेटिक ब्यूटी भी रहे, जिससे आप लोगों को अल्टीमेटली हैप्पी फील हो सके। तो आपके लिए डेवलपमेंट जो होगा बच्चों, ये काफी सारे गोल से मिलकर बना होगा, ये काफी सारे गोल्स का मिक्स होगा, कोई भी सिंगल चीज नहीं होगी। चलिए तो इसके आगे देखते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाए इसके बारे में। हमने इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट के गोल्स देखे हैं, आपके व्यक्तिगत तौर से क्या डेवलपमेंट के गोल हैं, और साथ ही साथ इतने सारे लोग जो हमने डिस्कस किए हैं उनके डेवलपमेंट के गोल क्या हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक इंडिविजुअल होने के साथ ही साथ हम इस देश के पार्ट हैं और अल्टीमेटली हम हमारी पूरी कंट्री के लिए डेवलपमेंट चाहते हैं, राइट। तो हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है, बट आप ओवरऑल मैक्रो लेवल पर पूरी इकोनॉमी को कवर करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम माइक्रो लेवल पर एक इंडिविजुअल के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यूपीएससी एग्जामिनेशंस में आपको इकोनॉमी पढ़नी है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, ना कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको शायद सच में पसंद ना आए, और खास करके माइक्रो लेवल पर काफी सारे थ्योरीज वगैरह आपको देखने पड़ते हैं। So fortunately, you guys are required to study Indian economy, which is better. चलिए, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए भारत का डेवलपमेंट कैसे होगा, आप क्या चाहते हो, डेवलपमेंट कैसे हो। आप में से कोई सोचेगा कि सर पूरी दुनिया के कंपैरिजन में हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा हो जाए तो बढ़िया डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा। आप में से कोई बोलेगा सर ये चाइना पाकिस्तान बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारी आर्मी एयरफोर्स नेवी सबसे बड़ी हो जाए दुनिया में, हमारा विकास हो जाएगा। आप में से कोई सोचेगा इंडिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स खुल जाएं, एप्पल जैसी, अमेजोन जैसी खूब सारी कंपनीज इंडिया में खुल जाएं तो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा, राइट। अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। कोई शायद सोचता होगा कि हमारे यहाँ रिलीजियस बेसिस पर जब दंगे होने बंद हो जाएंगे तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट होगा। कुछ कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे जो सोचेंगे कि विमेन और मेन का जब इक्वल पार्टिसिपेशन होगा तब डेवलपमेंट होगा। तो आपके लिए इंडिविजुअल लेवल पर नेशनल डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है बच्चों। हमारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं डेवलपमेंट को लेकर, राइट। ये आपको याद रखना है कि सभी लोगों के डिफरेंट आइडियाज हैं डेवलपमेंट को लेकर। मोस्ट ऑफ द लोगों के कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, उनमें सिमिलैरिटी भी हो सकती है, लेकिन उनमें काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स भी हैं, हमें ये भी याद रखना है। तो क्या आपके सभी के आइडियाज को हम अचीव कर सकते हैं? क्या सभी के जो गोल्स हैं डेवलपमेंट को लेकर उनको अटेन किया जा सकता है? तो बच्चों एक साथ तो नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तो हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं फिलहाल। आपको मैंने पहले ही बताया है कि एक चीज की हमारे पास कमी है, वरना जो चाहते वो कर लेते। किस चीज की कमी है? रिसोर्सेस की, राइट। सारे रिसोर्सेस हमारे पास में नहीं है, तो हो सकता है हमारे लिए किसी समय पर डेवलपमेंट अलग हो, किसी समय पर डेवलपमेंट अलग हो। आप बात करते हो डेनमार्क की, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की,
उन्होंने बच्चों पूरा अपना ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। पर हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं, आज भी हम चाह रहे हैं कि हमें डैम बनाने के लिए कहीं ना कहीं फंडिंग मिल सके, कहीं डैम बनाए जाएं। अभी भी कुछ डैम के काम चल रहे होंगे। आज भी हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश हो, जबकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट, डैम वगैरह सब बंद कर दिया है। पर हमारे पास उनके कंपैरिजन में रिसोर्स नहीं है। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, ग्रो हो रहे हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और जितने रिसोर्सेस हैं उसी के बेसिस पर हम काम कर सकते हैं। तो बच्चों, कुछ चीजों को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है, कुछ चीजें भले ही उतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल ना हो और कन्फ्लिक्ट भी हो, लेकिन फिर भी वो हमें करना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा, डैम बनाने पे हर जगह डैम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होता है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम हर बड़ी इंडस्ट्री के टाइम पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी हम इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे लोग उस पर भी डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोगों का वो भी गोल है कि इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हो सके। अब सारे आइडियाज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि आपको रिसोर्सेस के बेसिस पर कुछ प्रायोरिटीज, प्रेफरेंसेस डिसाइड करने पड़ते हैं, वैसे ही हम कौन से डेवलपमेंट के हमारे गोल्स हैं जिनको अचीव करेंगे, प्रायोरिटी भी हम डिसाइड करते हैं कि पहले नंबर पर ये वाला करेंगे और दूसरे नंबर पर ये वाला करेंगे, और तभी जाकर वो हो पाता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस की कमी है। सारे के सारे कॉमन भले ही हो, लेकिन सारे के सारे गोल्स हम अचीव नहीं कर सकते हो। चलिए, तो बच्चों, आप याद रखिएगा कि डेवलपमेंट डिफरेंट है, और नेशनल लेवल पर अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होने के बावजूद सब कुछ एक साथ अचीव नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे कोशिशें होती हैं। आगे और भी बहुत सारी चीजें आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब बच्चों, जैसे हमने बात किया कि डेवलपमेंट जो है वो सभी के लिए डिफरेंट है, साथ ही साथ में डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है, कभी कभी वो भी सभी के लिए डिफरेंट हो सकती है। कैसे? जैसे हमने बात की अभी अभी कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चाहती हैं कंपनीज। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हमारा एक गोल है डेवलपमेंट का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाए उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। उदाहरण मैंने आपको दिया डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन का। हो सकता हो उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो ग्रीन एनर्जी पे। हम चाहते हैं ग्रीन एनर्जी पे इन्फ्लुएंस हमारा ज्यादा हो, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो हमारे यहाँ पर ज्यादा है, और आज भी हम उन्हीं को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी हम उन्हें ऐड कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट को अचीव करना, अपने आप में जो स्ट्रैटेजी होती है वो भी एक दूसरे से अलग अलग हो सकती है, ये भी आपको याद रखना होगा। और कंट्री अपने रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी, प्रायोरिटी के बेसिस पर स्ट्रैटेजी को चूज करती है कि डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए। उदाहरण के लिए और भी मैं आपको बताता हूं बच्चों, जैसे इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो कुछ लोगों ने सोचा कि इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होने चाहिए, इससे इंडिया की काफी ज्यादा प्रोग्रेस होगी, राइट? हम काफी जल्दी एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाएंगे, हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो बिग इंडस्ट्रीज को बनाने की बात की गई। दूसरी तरफ अगर हम महात्मा गांधी के आइडियाज को देखने की कोशिश करें, तो महात्मा गांधी ने बोला कि हाँ ठीक है, आपके जैसे मैं भी चाहता हूं कि मेरी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्री ग्रो करे, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं करते हुए हम स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, विलेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, जिससे से ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काफी सारा पैसा हमें नहीं लगाना पड़ेगा, और बाहर के देशों पर हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, राइट? ये हो सकता है। आज भी आप सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो मतलब वहां पर बिग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। कोई बिजनेसमैन ऐसा सोच रहा होगा कि बिजनेस बड़ा करने के लिए मैं काफी सारी मशीन्स लेकर आ जाऊं, ज्यादा लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट ना पड़े। अब वहां पर डेवलपमेंट, ग्रोथ तो हो रही है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लेकिन ऑटोमेशन की वजह से काफी सारे लोगों की जॉब भी चले जाएगी। कभी कभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते हो, ऑटोमेशन के बारे में सुनते हो।
आज बिजनेसेस सब कुछ ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे मशीनरी या फिर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है, वैसे वैसे लेबर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम होती है, जिससे लोगों की जॉब्स भी जा सकती है। तो ये भी आपने सुना है। कभी कभी आप चाहते हो, आप बहुत बार ये डिबेट भी सुनते हो, काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो वो उसने ये नहीं सोचा है कि नहीं हमें देश को बर्बाद करना है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट चाहती है, बट प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जब चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट हो सकती है। इंडिविजुअल लेवल पर हम बात करें या फिर देश के लेवल पर, तो उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब बच्चों, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, इनको हम कैसे कंपेयर करें। आपने बहुत बार सुन रखा होगा, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, और घाना एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। आपने इनके बारे में काफी बार सुन रखा होगा। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी तो सर्च करनी पड़ेगी, और भी कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूं बच्चों। जैसे आपने डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में सुन रखा है, यूएसए, कनाडा, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। वर्सेस हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग की, जैसे इंडिया हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं अंडर डेवलप्ड की, जैसे अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। साथ ही साथ में आजकल जो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ काफी तेजी से मूव कर रही हैं ऐसी कंट्रीज के लिए, जैसे इंडिया है, ब्राजील है, चाइना है, ऐसी कंट्रीज के लिए एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसे हम एनआईसी के रूप से जानते हैं। न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो बच्चों, क्या डिफरेंसेस हैं? किसने हमें बोला इंडिया डेवलपिंग है और अमेरिका डेवलप्ड होगा, या फिर घाना या कॉन्गो अंडर डेवलप्ड है? तो ये इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, जनरली वो फैक्टर कौन सा होता है, जो ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इनकम की हम बात करते हैं। इनकम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पर कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अब बच्चों, जैसे आपकी कोई इनकम है, आप अगर इंडिविजुअल लेवल पर जॉब करेंगे तो आपकी एक इनकम होगी, राइट। ऐसे ही आपकी फैमिली में जितने भी लोग टोटल इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो आपकी फैमिली इनकम होगी। अगर आपके पूरे शहर में रहने वाले लोगों की या फिर बिजनेसेस की इनकम जोड़ दी जाए तो वो आपकी सिटी इनकम होगी। ऐसे ही हमारे पास एक नेशनल इनकम भी होती है। ये नेशनल इनकम क्या होता है, बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेशन की इसकी मेथड्स हो सकती है। जैसे आपने जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी के बारे में सुना होगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा। अभी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये सब चीजें, लेकिन आसान तब होगी जब उनका नंबर आएगा, राइट। तो बच्चों, ये चारों ही नेशनल इनकम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं नेशनल इनकम का, सबसे शुद्ध फॉर्म मानते हैं, और बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में हम एनआई नेशनल इनकम के रूप में इसको लिखते हैं। ये हमारे पूरे देश की सबसे शुद्ध इनकम है। अगर एनएनपी को हम डिवाइड कर दें, किससे? हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन से, चाहे कोई एक महीने का बच्चा हो या कोई 90 इयर्स रिटायर्ड पर्सन हो, सभी का टोटल अगर हम टोटल पॉपुलेशन से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक आइडिया आता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसे आप लोग कहते हो। आप जीडीपी पर कैपिटा भी निकाल सकते हो उसे पॉपुलेशन से डिवाइड करके, जीएनपी पर कैपिटा निकाल सकते हो, एनडीपी पर कैपिटा निकाल सकते हो, और एनएनपी पर कैपिटा भी निकाल सकते हो। तो ये प्रति व्यक्ति आय होती है, लेकिन याद रखिए ये हमेशा एवरेज होता है, रियल नहीं होता है। क्यों? अगर 135 करोड़ लोग इंडिया में हैं अभी, सारे के सारे लोग इनकम अर्न कर रहे हैं क्या? नहीं। अंबानी जी हो सकता है साल भर में 1500 करोड़ रुपए की इनकम अर्न कर रहे हो,
बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी जीरो इनकम हो, जैसे आप में से काफी सारे बच्चे अभी कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी सारे लोगों की एवरेज इनकम हम देखें तो अराउंड 1,24,000 रुपीज पर एनम होती है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम आपको रिसेंट वाली दिखती है। क्या रियलिटी में साल भर में लोगों को, सभी लोगों को इतनी इनकम मिल रही है? नहीं, कुछ को इससे बहुत ज्यादा, कुछ को जीरो है, राइट। लेकिन ये एक सभी के ऊपर हमने औसत के रूप में बांट दिया है, और इसके बेसिस पर देशों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या वो कंपैरिजन सेटिस्फैक्टरी होगा बच्चों? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्या, डेवलपमेंट क्वांटिटी के साथ ही साथ क्वालिटी की भी बात करता है। अगर किसी कंट्री में इससे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है, विमेन के वहां पर राइट्स नहीं है, विमेन को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं बनी है, वहां पर लोगों को दबाया जाता है, तो वो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे चाइना, हमसे काफी ज्यादा इनकम है, हमसे काफी आगे है, लेकिन कुछ मामलों में हम उनसे बेटर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा जैसे आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारी पॉलिटी दिखता है, राइट। तो इसके साथ ही साथ में और भी चीजें हो सकती हैं बच्चों, लेकिन कंपैरिजन के लिए इनकम को प्रायोरिटी हमने दी है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर इनकम ज्यादा है तो जो भी आपके दूसरे गोल्स हैं आप उसको अचीव कर सकते हो। जैसे अगर कोई बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है और उसे मेंटल पीस चाहिए, वो फैमिली को टाइम देना चाहता है, जॉब सिक्योरिटी चाहता है, तो शायद उतनी नहीं होगी। लेकिन अगर 10,000 की जगह वो 1,00,000 रुपए हो जाए तो हो सकता है कि उसको ज्यादा टाइम मिले, या फिर वो अगर इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो रिस्क लेकर खुद का बिजनेस कर ले। अगर वो एजुकेशन लेना चाहता है लेकिन उसके यहाँ स्कूल नहीं है, तो हो सकता है ज्यादा इनकम मिलने पर वो बच्चे को सिटी में शिफ्ट कर दे या अब्रॉड शिफ्ट कर दे। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा बाकी के गोल्स को अचीव करने की पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए कंट्रीज को हम इसके बेसिस पर कंपेयर करते हैं। अब बच्चों, ये जो डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड का कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलता है, ये कैटेगराइजेशन आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इशू की जाती है इसके थ्रू भी मिलता है। और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इनकम लेवल बताए हैं जिसके बेसिस पर किसी कंट्री को हम डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब एवरेज इनकम पर पर्सन की साल भर में, ऑफ $, 49,300 per annum and above in 2019 are called high income or rich country। तो ऐसे कंट्रीज जहां पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे नेशनल इनकम जो साल भर की होती है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद हमने जो निकाला है, साल भर की अगर वो $49,300 या उससे ज्यादा होगी तो उन्हें हम हाई इनकम या रिच कंट्रीज कहेंगे। और अगर $, 2,500 या उससे अगर कम होगी तो हम उन्हें लो इनकम कंट्रीज कहेंगे। तो बच्चों, इंडिया आज एक लो इनकम कंट्रीज में आता है। साथ ही साथ में डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप के भी डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं। एक छोटे से होमवर्क के रूप में आप ये भी सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती हैं, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती हैं, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती है, और आज आपको फिफ्थ वर्ल्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट भी दिखता है। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज एंड सो ऑन, ये आप सर्च कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अगली क्लास में हम इन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से कैटेगराइजेशन इनका किया जाता है। कुछ कॉमन चीजें होती हैं, कॉमन फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें एक डेवलप्ड कंट्री के बारे में, तो उस डेवलप्ड कंट्री में बच्चों जनरली क्या होगा, काफी पहले उन्होंने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर को बहुत प्रोग्रेस उसमें कर ली होगी। उसके बाद उन्होंने हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी प्रोग्रेस कर ली हो, और अब उनका सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हो और पूरी इकोनॉमी में जो ज्यादा इनकम आ रही हो वो सर्विस सेक्टर से आ रही हो। ये जरूरी नहीं है लेकिन एक जनरल फिनोमेना है। जैसे
अमेरिका में आप देखें तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इनकम कंट्रीब्यूट करता है, उसमें भी क्वार्टरनरी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। बट जर्मनी भी डेवलप्ड है और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डोमिनेंट आपको दिखती है, तो वहां पर वो है। ठीक है। साथ ही साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली ऐसा होगा, उनका एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहां से इनकम जनरेट करने के बाद अब उनका मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर से ज्यादा इनकम आ रही है। इंडिया में थोड़ा सा एक आपको नॉन कॉमन फिनोमेना देखने को मिलेगा कि हमने सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पर जंप कर लिया है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कभी भी उतना डेवलप नहीं हो पाया, जो कि एक प्रॉब्लम भी है। आगे जाकर हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये डेवलपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और अगर अंडर डेवलप्ड की अगर हम बात करें तो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आज भी ज्यादा इनकम हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही हो, ना तो मैन्युफैक्चरिंग का उतना एस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा, ना ही सर्विस सेक्टर का उतना एक्सपांशन हुआ होगा। जनरली डेवलप कंट्रीज में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका हाई होगा, राइट। डेवलपिंग में थोड़ा कम और अंडर डेवलप में उससे और भी कम हो सकता है। अंडर डेवलप में कॉमन फिनोमेना आपको काफी ज्यादा पॉवर्टी, काफी ज्यादा माल न्यूट्रिशन, काफी ज्यादा करप्शन या फिर नॉन स्टेबल गवर्नमेंट, ये सारे फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जो धीरे धीरे आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, जो एवरेज इनकम की हमने बात की है इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1,24,000 हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। अगर आप इसे और भी ज्यादा भी बढ़ा दें, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि इंडिया में काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी कैसे है? कुछ लोग काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल अर्न नहीं कर रहे हैं, कुछ एरियाज में ज्यादा इनकम है, कुछ एरियाज में बिल्कुल कम इनकम है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इनकम के साथ ही साथ में दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो इन चीजों को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर में बताया गया है, बिहार, केरला और हरियाणा के एग्जाम्पल से कंपेयर करने की कोशिश की गई है। तो हरियाणा में जनरली आप देखते हैं सेक्स रेशो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है पहले से। तो भले ही हरियाणा में आप अगर पर कैपिटा स्टेट इनकम आप अगर देखोगे तो हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन फिर सेक्स रेशो में वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हरियाणा में टॉक्सिक फूड कंजम्पशन ज्यादा है, बिहार में ऐसा नहीं है, राइट। तो ये काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो हो सकता है कि एवरेज इनकम कहीं पर ज्यादा हो लेकिन बाकी चीजों में आपको प्रॉब्लम दिखेगी। और अगर एवरेज इनकम को भी हम देखें तो किसी देश में कुछ लोगों के पास ज्यादा इनकम होगी, कुछ लोगों के पास कम इनकम होगी। जैसे बच्चों इंडिया के केस में आप देखिए, आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कंट्री विद रिच एंड पुअर। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे के सारे संसाधनों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जैसे आपने बार बार सुना होगा, हमारे यहाँ पर जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, इसके पास पूरे इंडिया की 70% वेल्थ है। इसका मतलब अगर हमारे देश में 100 रुपए हैं तो एक व्यक्ति के पास में 70 रुपीज हैं और 99 लोग ऐसे हैं जो बाकी के 30 रुपीज को शेयर कर रहे हैं। तो ये डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। कुछ कंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जहां पर ना तो बहुत अमीर हो ना ही पुअर हो, तो उन लोगों ने सभी ने अपने अपने रिसोर्सेस खुद के पास में रखे हुए हैं, करीब करीब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। लेकिन अगर काफी ज्यादा गैप है रिच और पुअर का, तो फिर अपने आप में एक आपको इनइक्वल डिवीजन देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रॉब्लम हो जाती है, भले ही इनकम ज्यादा हो तब भी, जैसे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। हम हर साल कह रहे हैं हमारी कंट्री बहुत ग्रो कर रही है, इंडिया इनफैक्ट अभी सबसे ज्यादा स्पीड में डेवलप होने वाली कंट्री है, लेकिन हम केवल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसका प्रपोर्शन वैसा नहीं है, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है। अमीर और ज्यादा अमीर, गरीब और ज्यादा गरीब, काफी ज्यादा करप्शन और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती है। चलिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों इनकम के साथ ही साथ में और दूसरे कौन से क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो आप इसको पढ़ने के साथ ही साथ एक मेरा सजेशन है, वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा। इतने सारे जो इंडेक्सेस आते हैं बच्चों, आपने सुन रखा होगा, फ्रीडम इंडेक्स के बारे में सुना होगा, डेमोक्रेसी को लेकर भी इंडेक्स आता है, इंटरनेट पेनिट्रेशन को लेकर
इंडेक्स आता है, हंगर को लेकर आता है, और हैप्पीनेस इंडेक्स आता है। कितने ही सारे इंडेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? इन सब इंडेक्सेस की वैल्यू क्या है, जरूरत क्या है? तो बच्चों, ये सभी इंडेक्सेस जो हैं, इनकम के साथ ही साथ में दूसरे दूसरे क्राइटेरियाज के बारे में भी बात करते हैं। कहीं पर आपको जेंडर गैप इंडेक्स देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी कंट्री में इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन मेल का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, और कंपैरिजन में फीमेल का बहुत कम कंट्रीब्यूशन हो, या फिर फीमेल को उतने राइट्स ना मिले। हो सकता है इनकम काफी ज्यादा हो, लेकिन लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स या पॉलिटिकल राइट्स अच्छे से ना मिले, वहां पर डेमोक्रेसी का उतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट ना हो सकता है इनकम ज्यादा हो, लेकिन प्रेस की फ्रीडम को किल किया जा रहा हो, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हो सकता है इनकम हो, लेकिन आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी देखने को मिलती है। तो इतने सारे इंडेक्सेस जो आप पढ़ते हैं, ये इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज को भी कवर करने की कोशिश करते हैं बच्चों। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आप इनके बारे में जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इन सभी इंडेक्सेस में अगर हम अच्छा कर रहे हैं, तो तब हम रियल मायनों में, भले ही इनकम कम होगी तब भी डेवलप्ड होंगे। जैसे आप जनरली सुनते रहते हो, डेनमार्क, स्वीडन, ये वो कंट्रीज हैं जो जनरली सारे के सारे इंडेक्सेस, पॉजिटिव साइड पर मैं बात कर रहा हूं, वहां पर टॉप करते हैं। तो इनकम के साथ ही साथ उन्होंने दूसरी चीजों में भी अच्छा काम किया है, तब वो रियल मायनों में डेवलप्ड है। हो सकता है टोटल इनकम की अगर हम बात करें, तो अमेरिका की इनकम इस कंट्री से ज्यादा हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो लोग ज्यादा हैप्पी हैं। हो सकता है अमेरिका के पास एक बड़ी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, लेकिन फिर भी डेनमार्क में ज्यादा क्वालिटेटिव चीजें हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बड़ा होना एक क्वांटिटी है, और वो आपका डेवलपमेंट डिसाइड नहीं करता है। इनकम का बड़ा होना एक क्वांटिटी है, केवल उससे आपका डेवलपमेंट डिसाइड नहीं होता है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। आपको यहाँ पर हरियाणा, केरला, बिहार का एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, ये बताया गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं बच्चों हम। कभी कभी आपके पास हो सकता है बहुत सारी इनकम हो, लेकिन क्या आप अपनी इंडिविजुअल इनकम से सब कुछ अचीव कर सकते हो? नहीं बच्चों, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। क्या वो लोग अपना बिजनेस या अपनी कंपनी या इंडस्ट्री किसी विलेज में इस्टेब्लिश करते हैं? नहीं। क्यों वो सिटी में जा रहे हैं? क्यों वो ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहां पर पहले से ही इंडस्ट्रीज हो? ऐसा क्यों? अगर आपकी बहुत ज्यादा इनकम है, तो भी आप गांव में नहीं रहते हो, आप एक सिटी में आते हो, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केवल आपकी इनकम से नहीं चलेगी, वो पब्लिक फैसिलिटीज के अंतर्गत आती हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कॉमन सोसाइटी उनको मिलकर क्रिएट करती है। जैसे अगर आपको बिजनेस सेट करना है, केवल बहुत पैसे से कुछ नहीं होगा। आपके यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें रोड का नेटवर्क होगा, रेलवे कनेक्टिविटी होगी, एयर कनेक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउसिंग होगी। साथ ही साथ में आपकी इनकम से जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे लेबर मिल सके, तो एजुकेटेड यूथ वहां पर होना चाहिए, लेबर फैसिलिटीज होनी चाहिए, राइट? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो केवल आपकी इनकम से आप डिराइव नहीं कर सकते हो। आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप जहां पर रहते हो वो एरिया काफी गंदा है, तो फिर आपका वो पैसा कोई काम का नहीं है। आप एनवायरमेंट को क्लीन चाहते हो, तो एनवायरमेंट आपकी सोसाइटी ने ओवरऑल मिलकर क्रिएट किया है, ना कि केवल आपकी इनकम से आप उसको क्लीन कर लोगे या नहीं करोगे। सारे रोड्स आप खुद से डेवलप नहीं कर लोगे, डैम्स आप नहीं बनवा लोगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, राइट? तो ऐसी बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, और ये जब ग्रो होती हैं तब भी हम डेवलपमेंट को कंसिडर करते हैं। अगर ये पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, केवल और केवल इनकम के बेसिस पर हम देखें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी अपने आप में अलग होगा, वो भी अपने आप में गलत होगा। चलिए, तो बच्चों आप इसको भी प्लीज रीड करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सी बेसिक सी चीजें आपको पता चलती हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इनके बारे में और भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, एचडीआर के बारे में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफी सारी एजेंसीज हैं, काफी सारी उसकी बॉडीज हैं, ऑर्गन्स हैं। आपको
काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है जिनको हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे अभी अभी कहा था बच्चों, काफी सारे इंडेक्सेस हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, रिपोर्ट्स होती हैं। तो ऐसे ही एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है और इसी रिपोर्ट का एक कंपोनेंट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो इसमें बच्चों यूएनडीपी के द्वारा इनकम के साथ ही साथ दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है और उसके बेसिस पर डेवलपमेंट निकाला है। लेकिन याद रखिए कि ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इनकम को तो यहाँ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश की गई है कि कोई कंट्री में इतनी इनकम है, किसी कंट्री में इतनी इनकम है। उसके साथ ही साथ हमने जो इन्वॉल्व करने की कोशिश की है वो एजुकेशन के लेवल्स क्या हैं और साथ ही साथ में हेल्थ केयर की क्या कंडीशन है जो आपकी लाइफ लॉन्जेटिविटी या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के बेसिस पर नापी जाती है। इन तीनों चीजों को कंसिडर किया है, तीन चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट के फैक्टर्स तो हैं लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए आपको काफी सारे और भी इंडेक्सेस, काफी सारे और भी रिपोर्ट्स मिलते हैं। एचडीआई के बारे में या एचडीआर के बारे में आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप याद रखिएगा कि ये तीन फैक्टर्स को इसमें कंसिडर किया जाता है और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा हर साल ये रिपोर्ट निकाली जाती है। आप सर्च कर सकते हैं कि इंडिया की क्या रैंकिंग रही है। वैसे भी किसी भी इंडेक्स या रिपोर्ट में जनरली हमें इसी टाइप से उसे पढ़ना होता है। टॉप किसने किया है, हमारी कंट्री की क्या रैंकिंग रही है। हो सकता है कुछ मामलों में हमें कंट्री का स्कोर भी याद करना पड़े और इसके साथ ही साथ में अन्य चीजें हो सकती है। तो बच्चों, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की बात करें तो इसमें कुछ कंपैरिजन बताया गया है कुछ कंट्रीज के बीच में, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। अगर हम इनकम को देखें, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने जीएनपी कहा था आपसे, जीएनपी को आप जीएनआई भी कह सकते हो और जब आप उसे पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो वो जीएनआई या जीएनपी पर कैपिटा होगा। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो ये 12,707 रुपीज है पर ईयर, लेकिन सॉरी डॉलर वैल्यू में। लेकिन क्या ये श्रीलंका ऐसी कंट्री है जो जब आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो हमसे वो ज्यादा डेवलप दिखता है या कम डेवलप दिखता है? आप इसके बारे में सोच सकते हैं, राइट? तो इनकम में श्रीलंका हमसे आगे है, राइट? लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे अगर वहां पर देखोगे, पैदा होने के समय कितने समय तक व्यक्ति जनरली जी रहा है उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर लॉन्जेटिविटी एट बर्थ कहते हैं। वहां पर 77 ईयर्स हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव, मीन मीडियन मोड आपने सुन रखा होगा। तो 25 साल या उससे ऊपर के लोगों की कितने मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग रहे हैं, तो 10.6 वहां पर है। और एचडीआई जो रैंक है वो 73 है। हम श्रीलंका, हमारे छोटे से नेबर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो काफी मामलों में हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के सामने बहुत छोटा नजर आता है, हमारे डिफेंस के सामने बहुत छोटा नजर आता है और काफी ऐसी चीजें हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन इन सभी मामलों में हमसे अच्छी कंडीशन में आपने देखा है, राइट? तो अलग अलग चीजें हो सकती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम नेपाल का, एक बहुत ही पुअर कंट्री, छोटी सी कंट्री। माना हमारी इनकम उससे ज्यादा है लेकिन लोग वहां पर हमसे ज्यादा समय तक जिंदा रह रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया के कंपैरिजन में आपको ज्यादा दिखती है। माना एजुकेशन में हम हो सकता है उनसे आगे हो लेकिन फिर भी किसी भी कारण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है और ओवरऑल रैंक अगर हम देखें तो उससे आपको खराब दिखती है। तो बच्चों, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर पता चलेगा कि रियलिटी में हो सकता है कोई कंट्री आपको ऐसा लगे कि उतनी डेवलप नहीं है, उतनी एडवांस नहीं है, बहुत छोटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मायनों में वो हो सकता है बहुत अच्छा भी कर रही हो। तो ये सब चीजें धीरे धीरे आप जब आगे और भी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगी। जैसे हम आगे जब जीडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, जिसे लेकर कंट्रीज फ्लॉन्ट करती है कि हाँ हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा, हम बहुत स्ट्रांग है, उसके अगेंस्ट में एक बहुत पुअर छोटी सी कंट्री भूटान ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम
ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में जानते हैं। आप इसे भी सर्च कीजिएगा, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब इस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं केवल इतना बता रहा हूं कि जैसे हमने इंडिविजुअल लेवल पर देखा कि एक रूरल एरिया में रहने वाला लैंडलेस लेबर खुश होगा अगर उसे ज्यादा दिन काम मिले उस चीज में, तो दूसरी तरफ एक शहर में रहने वाला अनएम्प्लॉयड पर्सन खुश होगा कि एक इंडस्ट्री का सेटअप हो जाए उसमें। तो इंडिविजुअल लेवल हो या कंट्री लेवल हो, हमारे डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग हैं। हो सकता है हम किसी से कुछ मायनों में ज्यादा अच्छे हों, लेकिन हो सकता है किसी से कुछ मायनों में अच्छे नहीं हो। जैसे कोई लड़का बहुत स्मार्ट दिखता है, काफी हैंडसम है, अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी भी करता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी अच्छी है या उतनी अच्छी वो रैंक लेकर आ जाएगा। राइट, ये भी हो सकता है। कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकली बहुत वीक हो लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा हो। तो ना तो नेचुरल ट्रेड्स जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड है, ना ही जो एस्पिरेशंस के गोल हैं वो भी इक्वल हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलग हो सकती है। हो सकता है आप किसी एक इंडिकेटर पे एज एन इंडिविजुअल या एज ए कंट्री ज्यादा अच्छे हो, लेकिन किसी और दूसरे इंडिकेटर पे आप खराब हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बहुत अमीर हो, काफी ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन आप रात में सो नहीं पाते हो, आपको हमेशा टेंशन लगी रहती है मेरे बिजनेस का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, कोई चोरी ना कर ले, बच्चे को किडनैप ना कर ले, या फिर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैसे होगा, बहुत परेशान हो। पैसा बहुत कमा रहे हो लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। दूसरी तरफ कोई बहुत पुअर लेबर होगा जिसने दिन भर मस्त मगन रह के काम किया होगा और शाम को 8 बजे खाना खाने के बाद उसे बहुत बेहतरीन नींद आई होगी। तो आप उससे कुछ मायनों में आगे हो, लेकिन वो आपसे कुछ मायनों में आगे है। क्लैशेस हो सकते हैं, डिफरेंस यहाँ पर अप्रोचेस हो सकती हैं डेवलपमेंट को लेकर। आगे आप इनके बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बच्चों याद रखिएगा, डेवलपमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स हमने जानने की कोशिश की है। अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग हो सकता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। नेशनल लेवल पर हमारे डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं डेवलपमेंट को लेकर। हम सारी चीजों को अचीव नहीं कर सकते हैं, कुछ को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। जनरली डेवलपमेंट को हम जब कंपेयर करने की कोशिश करते हैं देशों के बीच में, तो इसे नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर देखते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिनके लिए काफी सारे इंडेक्सेस आप आगे आकर जानेंगे। चलिए, इसके साथ ही साथ हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें 3 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश की है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास जिसे आप कहते हैं, आपने सुन रखा होगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन करना मतलब बने रहना, निरंतर रहना। सस्टेनेबल मतलब जो एक लंबे समय तक या आगे भी कैरी किया जा सके। जैसे बच्चों, आप स्प्रिंट दौड़ रहे हैं, मतलब तेज दौड़ कर रहे हैं, या आप एक मैराथन में दौड़ने वाले हैं, उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है कि आप अपनी स्पीड कैसे रखेंगे, अपनी बॉडी जो आपका रिसोर्स है उसका कैसा यूज करेंगे। अब हमें आगे बढ़ना है तो क्या केवल अभी आगे बढ़ना है, हमें हमारे गोल्स पूरे करने हैं तो क्या केवल अभी के गोल्स पूरे करने हैं? नहीं, हमारी जनरेशन के हमें गोल्स पूरे करने हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशंस का भी हमें ख्याल रखना है। और इसके लिए क्या जरूरी है, हम स्प्रिंट जैसे तेज नहीं दौड़ सकते हैं, हमें धीरे चलना होगा, हमें हमारी एनर्जी बचा कर रखनी होगी। ऐसे ही डेवलपमेंट के गोल्स को पूरा करने के लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमारे रिसोर्सेस का यूज करते हैं। और हम तेजी से डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो फटाफट हमारे सारे रिसोर्सेज हम खत्म कर देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड और ये डिप्लीट हो जाते हैं, इन्हें बढ़ाना आसान नहीं है। पर हमारी जनरेशन्स बढ़ते जा रही हैं, पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज आपको एक ये बहस देखने को मिलती है कि क्या जो डेवलपमेंट को करने के लिए हम बिना सोचे समझे रिसोर्सेस का वेस्ट कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जैसे लैंड रिसोर्सेस हो गए, या फिर हमारा फॉरेस्ट हो गया, या फिर वाटर हो गया। आज हम इन सभी को बहुत यूज कर रहे हैं। पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, कोल की अगर हम बात करते हैं,
तो जो कंट्री ज्यादा डेवलपमेंट चाहती है वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस यूज करेगी, लेकिन तब तक ये होगा, कभी ना कभी तो ये रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, राइट? फिर फ्यूचर जनरेशंस का क्या होगा? तो आज हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हो सकता है हम उतनी स्पीड से तेजी से आगे ना बढ़े, लेकिन हम हमारे रिसोर्सेस को बचाने की कोशिश करें, ऐसे रिसोर्सेस का यूज करें जो कि रिन्यूएबल हैं, जो पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश नहीं होंगे। जैसे आपने कहा कि बिजनेसेस को आगे बढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, पर ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए देश में जितना सारा कोयला है वो सब खोद कर उसे थर्मल प्लांट्स को भेज दिया जाए, या हर रिवर पर आप डैम बना दो, या फिर सारे के सारे फॉरेस्ट काट दिए जाए इंडस्ट्री के लिए। ये सब खत्म होंगे, आगे जनरेशंस को प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास जो भी दुनिया है हमारी, वो हमने फोर फादर्स से तो ली है, लेकिन साथ ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी उस पर डिपेंड रहेगी, राइट? और इसीलिए हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो प्रेजेंट के लिए तो अच्छा हो, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर की रिक्वायरमेंट का भी ख्याल रखता हो। अभी के अभी हमें पूरा एग्जॉस्ट नहीं कर देना है। यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अपने सारे रिसोर्सेस, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस जो डराइव करते हो वो कहाँ से? इन्वायरमेंट से डराइव करते हो। और अगर आप उन रिसोर्सेस को नॉन जुडिशियल तरीके से यूज कर रहे हो तो आप एनवायरमेंट का डिप्लीशन कर रहे हैं। अगर ये एनवायरमेंट का डिप्लीशन होगा, रिसोर्सेस का डिप्लीशन होगा, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जैसे आप आज पोल्यूशन देखते हो, काफी सारे शहरों के बारे में आप सुनते हो कि 2030 तक यहाँ पर पीने के पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ सिटीज के बारे में हम ऐसा भी कहते हैं कि 2050 तक ये पानी में डूब जाएगी, जैसे मुंबई के बारे में, कोच्चि के बारे में। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का वो इम्पैक्ट रहेगा। तो अल्टीमेटली ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आज के डेवलपमेंट के लिए बिना सोचे समझे, नेचर को बिना वापस दिए अपने लेवल पर फटाफट दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे मैराथन हम नहीं जीत पाएंगे, केवल एक प्रेजेंट समय का ही हम उससे ख्याल रख पाएंगे। तो बच्चों, अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेस का यूज करें जो रिन्यू किए जा सकते हैं या जो कंटिन्यूअस हमें मिलते हैं आज भी और आगे भी, जिससे एनवायरमेंट का हार्म नहीं होगा, तो भले ही हो सकता है डेवलपमेंट का पेस, जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो, लेकिन वो सस्टेनेबल होगी, वो लंबे समय तक चल सकती है। इसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और पॉवर्टी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आप इनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। यूएनडीपी के ही द्वारा 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया गया है, और ये ऐसे गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। गोल नंबर 1 मैंने आपको बताया था, नो पॉवर्टी, जब पॉवर्टी टॉपिक हमने पढ़ा था। बाकी के गोल्स क्या हैं, कितने नंबर ऑफ गोल्स हैं, ये मुझे नहीं पता है, और अगर पता भी है तो आप इसे सर्च कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। साथ ही साथ में आगे आने वाले प्रिपरेशंस के लिए धीरे धीरे आपको ये चीजें और भी ज्यादा पढ़नी होगी। चलिए, तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में हम और भी कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट की क्या केयर करनी है, कैसे केयर करनी है, ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, क्या डिलेमास हैं, ये सारी चीजें आप और भी आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।